दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर कितना जानलेवा होगा, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। जो दवाएं आज डायबिटीज, वेट लॉस में काम आ रही हैं, क्या उनसे अल्जाइमर भी ठीक हो सकेगा? जवाब तलाशेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट में। पालक, लौकी, करेला, भिंडी और पत्ता गोभी, क्या है इन सब्जियों को पकाने का सही तरीका, पता करिए आज के तीसरे सेगमेंट में। हमारे दिमाग में मटर के दाने जितनी एक ग्लैंड होती है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। शरीर में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो एक खास केमिकल तत्व बनाते हैं और उन्हें शरीर में छोड़ते हैं। फिर ये तत्व शरीर के कई जरूरी कामों को कंट्रोल करते हैं, जैसे हाइट बढ़ाना, मूड अच्छा रखना, हमें एनर्जी देना वगैरह वगैरह। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम ना करे तो शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, यानी कि ये ग्लैंड है बड़ी जरूरी। लेकिन कई बार इसी ग्लैंड में ट्यूमर बन जाता है। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने वाले ज्यादातर ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं, यानी ये कैंसर नहीं फैलाते, लेकिन ये पूरे शरीर पर अपना असर जरूर छोड़ते हैं। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने वाले ट्यूमर की। सबसे पहले डॉक्टर से जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, शरीर में इसका रोल क्या होता है। फिर समझेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बनते क्यों हैं, क्या ये सभी ट्यूमर कैंसर वाले होते हैं, अगर ट्यूमर हो तो मरीज को कौन से लक्षण दिख सकते हैं और इस ट्यूमर का इलाज कैसे किया जाता है। सुनिए। पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में स्थित होती है। इसके चारों तरफ एक हड्डी का खोल भी होता है जिसके अंदर ये रहती है। और इस ग्लैंड का मेन जो काम है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करना है। हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबको, जैसे कि थायराइड से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, ओवरी से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, टेस्टिस से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, और जो ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल है उससे इम्पोर्टेंट, इन सबको ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये अपने लेवल पे इसके एक हिस्से में जो कि पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं उसमें ये प्रोलैक्टिन और यूरिन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स खुद बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बनने का कुछ ऐसा कारण जो कॉमन हो ऐसा तो नहीं है, बट यस, जैसे कि सारे ट्यूमर्स में होता है, कुछ ट्यूमर्स जो हैं आप जैसे उसमें जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह हो जाए या एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, या कुछ में जेनेटिक्स बाय बर्थ कंजेनेटली उसमें चेंजेस हैं, जैसे एमियन वगैरह सिंड्रोम्स हैं, उनमें ट्यूमर बनता है। तो इसका कुछ ऐसा कारण जान पाना कि इस बनता है, ऐसा तो कोई एस्टेब्लिश्ड कारण नहीं है। कैंसर वर्ड पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए कहना ठीक नहीं होगा। उसकी बजाय हम उसके लिए एक रसोली वर्ड ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो अपना इफेक्ट है अपने साइज के कारण, या फिर अगर ये कई बार फंक्शनल ट्यूमर जो इसके सेल्स हैं वही हार्मोन्स को ज़्यादा बनाने लग जाए तो उसके कारण अपना इफेक्ट डालती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसीलिए मैंने वहाँ पर बताया था कि ये चारों तरफ इसके बोन होती है। जब कोई एक रसोली बढ़ना शुरू करती है तो शुरू में उस जो बोनी कैविटी है उसको, उसके अंदर उस क्योंकि वो लिमिटेड स्पेस है तो उसके अंदर फैलना शुरू करती है। जैसे शुरू में अगर उस छोटा साइज है और वो उसको इतना इफेक्ट नहीं कर रही है तो उस टाइम पे तक कोई सिम्टम नहीं आता, जब तक कि अगर कोई वो फंक्शनल ट्यूमर हो। मान लो वो हार्मोन्स ज़्यादा बनाने लग जाए, मान लो वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनाने लग जाए, तो उस केस में तो आपको फिर भी छोटे ट्यूमर में भी आपको सिम्टम्स आ जाएंगे उस ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, या कोई भी हार्मोन ज़्यादा बनेगा जो। लेकिन अगर ट्यूमर हार्मोन्स नहीं बना रहा है तो उसका साइज जब बढ़ना शुरू होगा वो तब तक बढ़ेगा जब तक वो कैविटी का साइज है। जब कैविटी के ऊपर दबाव डालेगा तो फिर हेडेक्स वगैरह रहने शुरू हो जाते हैं। अब जब कैविटी कहाँ से कमज़ोर है तो ट्यूमर अपना ग्रोथ का पैटर्न डिसाइड करता है। या तो ट्यूमर ज़्यादातर केसेस में ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ पर डायफ्राग्मा आता है, उसके थ्रू, या उस कईयों का डायफ्राग्मा बड़ा होता है, उसके थ्रू फिर आँख की नस को दबाता है। उससे फिर जो हमारी बाहरी दृष्टि है, साइडों में दिखना, तो वो पहले जाता है। तो इस तरीके से ये अपने
और जैसे ही वो बढ़ता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी दबा देता है। उससे जो हार्मोन्स जो बनाने की क्षमता है पिट्यूटरी की वो कम हो जाती है, तो वो फिर हाइपो फंक्शंस करने लग जाती है। तो इस तरीके से ये अपना काम करता है। और मरीज को किस जगह पे पता लगेगा, जब उसके सिम्टम्स इस लायक हो जाते हैं कि वो डॉक्टर के पास जा पाए, तो उस तब जाके ये पता लगता है कि ये ट्यूमर है। कई लोग उसको डिले करते हैं, तो फिर वो काफ़ी बड़े साइज में भी हमारे पास ट्यूमर आता है। अगर ये जाके आँख की नस जैसे ऑप्टिक क्याज्म को दबाता है, तो क्योंकि वहाँ पर क्रॉसिंग फाइबर होते हैं, तो आँखों की साइड की जो देखने की क्षमता है सबसे पहले वो इफेक्ट होती है। कईयों में जैसे अगर जो है, या फिर जो अगर हार्मोन्स को, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हार्मोन बना रही है वो वाला ट्यूमर, तो किस तरह का हार्मोन बना रहा है उस तरह के सिम्टम आएंगे। जैसे कि अगर वो ऐसा ट्यूमर बना जो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बना रहा है, तो उसमें आपके ग्रोथ हार्मोन्स के इफेक्ट आएंगे। जैसे आपके किसी के हाथ पैर बड़े हो जाने, लिप्स बड़े हो जाने, नाक मोटा हो जाना, चमड़ी का मोटा हो जाना, हाथ पैर मोटे हो जाने। तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, ये तो आप पहचान सकते हो। इसी तरीके से अगर वो जो है कशिंग होता है, कोर्टिसोल ज़्यादा बनने लग जाता है, तो उसकी हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपरटेंशन, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। और जो बफेलो हम्प, इस तरह के सिम्टम आएंगे। और फिर इसी तरीके से अगर वो थायराइड के हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाए, तो हाइपरथायराइडिज्म, पेल्पिटेशन, हार्ट के फंक्शन पे इफेक्ट, और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो वो डिपेंड करता है, अगर हार्मोन ज़्यादा बना रहा है। अगर वो छोटा ट्यूमर भी होगा तो भी जल्दी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में उस तरह के चेंजेस आने शुरू हो गए। लेकिन यही ट्यूमर अगर वो हार्मोन्स ना बनाए, जिसको नॉन फंक्शनल ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर बोलते हैं, तो उस ट्यूमर में आपके जो है जो हार्मोन्स है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो उससे जो है ट्यूमर बढ़ता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सिम्टम्स उस तरीके से शायद ना दिखें। पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी ट्यूमर हो, उसका सबसे पहला इलाज तो ऑपरेशन ही है। क्योंकि और ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसी हमारे पास विधि नहीं है जो ऑपरेशन से ज़्यादा इफेक्टिव हो। बाकी जो ट्रीटमेंट है, जैसे गामा नाइफ भी यूज़ करते हैं, कुछ मरीजों में रेडियोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, कुछ मरीजों में दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं। तो वो जो है वो एडजुवेंट की तरह है, सहायक की तरह है। बट यस, आज के ज़माने में जो प्रोलैक्टिनोमा है, जिसमें कि प्रोलैक्टिन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, उस ट्यूमर्स को की तारीख में दवाइयों से भी ठीक करना संभव है। उसमें हमेशा पहले से दवाई देते हैं। उन सब में सर्जरी ही पहली चॉइस है। सर्जरी के बाद अगर ट्यूमर बच जाता है, या ग्रोथ हार्मोन या जो हार्मोन्स आपके थे उस लेवल तक नहीं आते जितने हमें चाहिए, तो हमें फिर उसको में भी उसमें एडजुवेंट थेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन जिसमें ट्यूमर पूरा निकल जाता है और वो एक तरीके से फिर क्योर में चला जाता है, फिर उसके फॉलोअप आप देखते रहते हो, फिर ज़्यादातर केसेस में ट्यूमर जल्दी से दोबारा नहीं आता। अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर से जुड़ा कोई लक्षण दिख रहा है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिले, ताकि जांच करके उसका पता लगाया जा सके और इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपने सैयारा फिल्म देखी? सोशल मीडिया पर हर तरफ इसके चर्चे हैं। मूवी देखने के बाद रोते बिलखते फैंस की रील्स भी खूब वायरल हो रही हैं। अब हम आपको पूरी कहानी तो नहीं बताएंगे, बस इतना बता देते हैं कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस को पिक्चर में अल्जाइमर है। अल्जाइमर क्या होता है? ये भूलने की बीमारी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सेहत में सिनेमा की बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बीमारी के इलाज से जुड़ी एक नई जानकारी खबरों में है। पर पहले ये बताइए कि क्या आपने ओजेम्पिक और मोंजारो का नाम सुना है? ये असल में टाइप 2 डायबिटीज़ की दवाएं हैं, पर इन्हें वजन घटाने के लिए भी लिया जाता है। ये दवाएं असरदार हैं क्योंकि इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो GLP-1 हार्मोन से जुड़कर काम करते हैं। इसलिए इन दवाओं के साथ साथ GLP-1 हार्मोन के भी खूब चर्चे हैं। अब अपडेट ये है कि इसी GLP-1 हार्मोन को अल्जाइमर जैसी बीमारी के इलाज के लिए भी टेस्ट किया जा रहा है। अल्जाइमर में होता क्या है? इसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है, इंसान चीजें भूलने लगता है। ये व्यक्ति के सीखने, समझने, सोचने की क्षमता और व्यवहार पर भी असर डालती है।
अब GLP-1 हार्मोन अल्जाइमर के इलाज में कैसे मदद कर सकता है, इस पर रिसर्च चल रही है। डेनमार्क की साइंटिस्ट और नोवो नॉर्डिस्क दवा कंपनी में चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं लोटे बेयरे क्नूसेन। इनका एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। इसमें उन्होंने GLP-1 हार्मोन, उसके कामकाज, शरीर पर असर और आगे की संभावनाएं बताई हैं। इसे समझने के लिए हमने बात की मैरिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि GLP-1 यानी कि ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर और इनक्रेटिन हार्मोन है। थोड़ा आसान करके समझते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, यानी कि डाकिया। वही इनक्रेटिन हार्मोन पाचन से जुड़ा हार्मोन है। हमारे खाना खाने के बाद ये खून में शुगर का लेवल ठीक रखने में मदद करता है। 2 मुख्य इनक्रेटिन हार्मोन होते हैं, पहला है GLP-1 और दूसरा GIP। GLP-1 हार्मोन छोटी आंत और दिमाग के पिछले हिस्से से निकलता है। ये सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में ही मदद नहीं करता, ये पेट को भरा हुआ भी महसूस कराता है। इससे जो व्यक्ति है वो कम खाता है और वेट लॉस करने में मदद मिलती है। पर शरीर में नेचुरली जो GLP-1 बनता है वो खाना खाने के बाद कुछ ही मिनटों तक काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। लेकिन जब इसी GLP-1 से जुड़ी दवाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें GLP-1 एनालॉग्स या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स कहते हैं, तो ये लगातार अपना असर डालती हैं। ये दवाएं GLP-1 हार्मोन की नकल उतारती है। इससे शरीर को लगता है जैसे असली GLP-1 हार्मोन आया है। ऐसा करके क्या होता है, ये दवाइयाँ डायबिटीज के मरीजों में दिन भर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती हैं, खासकर खाना खाने के बाद। वहीं जो मोटापे से परेशान हैं, उनके दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि अभी भूख नहीं लग रही है, जिससे व्यक्ति अपने खाने पर कंट्रोल रखता है। ये शरीर की अंदरूनी सूजन घटाने में मदद करती हैं, साथ ही दिल, किडनी और दिमाग के दूसरे हिस्सों पर भी अपना असर छोड़ती हैं। अब GLP-1 के इतने फायदे हैं, तो फिलहाल रिसर्च चल रही है कि ये अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में कैसे काम आ सकता है। इसके पीछे आइडिया ये है कि ये शरीर की सूजन कम करता है, जिसमें दिमाग में होने वाली सूजन भी शामिल है, और अल्जाइमर होने पर दिमाग के सेल्स में सूजन आ सकती है। दरअसल अल्जाइमर होने पर दिमाग में एमिलॉइड प्लेक और टाउ टेंगल्स नाम के प्रोटीन ग्रुप्स जमा होने लगते हैं। जमे हुए इन प्रोटीन ग्रुप्स को दिमाग के इम्यून सेल्स खतरा समझते हैं और इन्हें हटाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। इसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहा जाता है, यानी कि वो सूजन पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये सूजन अगर लंबे वक्त तक बनी रहे तो दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है और बीमारी बढ़ती जाती है। GLP-1 से जुड़ी रिसर्च का फोकस दिमाग की सूजन कम करने और सेल्स में आई गड़बड़ियों को ठीक करना है। रिसर्च का नतीजा आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अल्जाइमर पर ट्रायल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आने वाले कुछ सालों में अल्जाइमर का इलाज GLP-1 हार्मोन की नकल उतारने वाली दवाइयों से हो सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। हमारे घरों में रोज कोई ना कोई सब्जी बनती ही है, कभी आलू, कभी पालक, कभी लौकी, तो कभी भिंडी, कभी कभार करेला भी बनी जाता है। वैसे मेरे घर में करेला अक्सर बनता है क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन इन सभी सब्जियों को खाने का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब इन्हें आप सही तरीके से पकाएंगे। क्या है इन सब्जियों को पकाने का बेस्ट तरीका, ये हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि सब्जी पकाने का सही तरीका वही है जब उसमें मौजूद पोषक तत्व कम से कम घटें, साथ ही सब्जी टेस्टी भी लगे। जैसे अगर आप पालक की सब्जी बना रहे हैं तो पहले पालक को बहते पानी में अच्छे से धो लीजिए, फिर उसे हल्का सा उबाल लीजिए। पालक को धुलने के बाद पानी में तभी डालें जब पानी से भाप निकलने लगे। अगर पालक को काटकर उसकी सब्जी बना रहे हैं तो उसे धीमी आंच पर कम तेल में सौटे करें। सौटे करना क्या होता है, यानी कि हल्का हल्का भूनना। इससे पालक में मौजूद आयरन और फोलेट सुरक्षित रहते हैं। वहीं अगर आपने पालक उबाली है तो उसका पानी फेंके नहीं, उससे दाल या आटे में इस्तेमाल करें। अगर लौकी की रसीली सब्जी बनाने का प्लान है तो उसे जरा से पानी में धीमी आंच पर ढककर पकाएं। इससे लौकी में मौजूद विटामिन सी का लॉस नहीं होता। अगर भिंडी बना रहे हैं तो इसे तेज आंच पर बिना ढके पकाएं। ध्यान रहे भिंडी को ढककर नहीं पकाना है, वरना वो लिजलिजी सी हो जाती है। उसमें मौजूद पोषक तत्व भी घट सकते हैं, जैसे विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट्स।
पत्ता गोभी की सब्जी बनाने का प्लान है तो उसे हल्के तेल में सौटे करें। पत्ता गोभी को बहुत देर तक पकाने की जरूरत नहीं है, वरना उसमें मौजूद पोषक तत्व घट सकते हैं। अब बात करेले की। सबसे पहले तो करेले अच्छे से धोएं, उसे छीलें और काट लें। उसके बाद उसमें हल्का नमक और हल्दी लगाकर कुछ देर के लिए रख दें। ऐसा करने से करेले का कड़वापन कम हो जाता है। इसके बाद उन्हें धीमी आंच पर भून लें और खा लें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।